क्या हाल है आप सभी के? थोड़ा सा लैग हो गया था, आई एम रियली सॉरी। अब हम सेशन फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट 10 का दम पार्ट 1। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो थम्स अप करो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है, आपको मजा आएगा, मेरी गारंटी है। बहुत ही कुछ समझने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 9 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। उसमें हमने 7 to 8 पार्ट्स लिए थे। अगर आपने नहीं देखा जाके तो प्लीज देखो। चैप्टर 10 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या। राइट। फाइनेंशियल मार्केट सबसे पहला तो दो चीजों से बनी है। मार्केट है तो हमें पता है भैया यहाँ पे क्या है, दो चीजें, बायर्स हैं और सेलर्स हैं। अब बायर्स हमेशा यार ह्यूमन बीइंग बायर्स, ह्यूमन बीइंग सेलर्स होते हैं, पर सेलर कभी कभी इंस्टीट्यूशन भी तो होता है। जैसे कोई फर्म एक सेलर है, एक सेलर एक इंस्टीट्यूशन या फर्म भी तो हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। सिमिलरली इन इस मार्केट का मेन रोल क्या है कि बायर को और सेलर को एक पॉइंट पे आके, ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, एक पॉइंट पे आके मीट करवा दें। उसी का तो काम है सारा का सारा मार्केट का। मार्केट्स रियल जॉब इज टू क्रिएट अ मैकेनिज्म टू लिंक द बायर्स एंड द सेलर्स। अब इस केस में मार्केट किसी गुड की नहीं है, या हमेशा चलो मार्केट तुम मान लो एक गुड की है, या गुड को हम और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉमोडिटी। अब यहाँ पे कॉमोडिटी क्या है? यहाँ पे कॉमोडिटी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? मनी इंस्ट्रूमेंट्स। मनी इंस्ट्रूमेंट्स। आप कहोगे मनी इंस्ट्रूमेंट्स क्या मनी का तबला है या मनी का गिटार है? क्या इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब वो गिटार वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मत समझ लेना। मनी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब मनी और कैश इक्विवेलेंट में जो चीजें ट्रेड हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कैश से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जरूरी नहीं है आप डेबिट कार्ड से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है उसका परव्यू बहुत बड़ा होता है। बिजनेस की टर्म्स में, बिजनेस लैंग्वेज में, जब भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे काम करने या अपना खुद का स्टार्टअप खोलोगे, आप समझोगे यार मेरे पास डेट उठा सकता हूं, इक्विटी उठा सकता हूं। ये तो हो गया कि मैं कैसे फाइनेंस उठा सकता हूं, पर यार मैं स्पेंडिंग कैसे कर सकता हूं, मैं आपस में लेन देन कैसे कर सकता हूं, उसके भी मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सिर्फ कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। वो भी पूरा पूरा इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहोगे तो हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई नहीं है आपके करियर के लिए। जो भी इंसान, मेरा खुद इंटरेस्ट फाइनेंस में इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ के हुआ था, आप समझ रहे हो। तो मैंने एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज करी, वो अलग बात है, बट वहां पे जब हमें फाइनेंस पढ़ाया जाता था मजा आ जाता था भैया, कि एकदम 12th क्लास याद आ गई कि भैया हाँ हमने तो चैप्टर 10 पढ़ा था, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ाएगा, आपको बताएगा कि यार ये ऐसे ऐसे चीजें ऑपरेट करती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स बन गए हमारी कॉलेज से, हमारे स्कूल से, क्योंकि उनको भैया इस चैप्टर में आ गया था इंटरेस्ट। तो आपको उसी लेवल पे समझना है, उसी लेवल पे देखना है कि हम क्या क्या चीजें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने पापा के बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल, कोई कहता है ना कि यार मेरे को फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट कैसे गैदर होता है? इस चैप्टर को पढ़ के गैदर होता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट। हाथ खड़े करना, बिल्कुल भगवान का नाम लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऊपर से जा सकती हैं, कुछ कुछ चीजें कहेंगे हाँ यार ये तो इजी है, तो मक्खन है। आपके ऊपर है उसको रिपीटेडली समझते रहो, सुनते रहो, ये वीडियो को एक बार रिवाइंड करके सुनते रहो, आपको समझ आने लग जाएगा। राइट। हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। सर है क्या? प्रेमिस हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रेमिस। बिजनेस कैन रेज डिफरेंट फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने पढ़ा था वेरियस सोर्सेज कौन से हैं सर? हमने पढ़ा था कि या तो बिजनेस डेट उठा सकता है या इक्विटी उठा सकता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी। कैन रेज डिफरेंट फंड्स, दीज फंड्स मतलब डेट और इक्विटी, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड इन डिफरेंट वेज। यार ये पूरा हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरे के पूरे नोट्स पढ़ जाना, मोर देन इनफ है। ये वीडियो दोबारा देख जाना अपने क्लास 12 के जब बोर्ड आ रहे होंगे, ये नोट्स पढ़ जाना, मोर देन इनफ है सर। एंड इन डिफरेंट वेज टू फाइनेंशियल मार्केट्स। अब डेट उठाने के लिए वो फाइनेंशियल मार्केट में जाती है, इक्विटी उठाने के लिए वो फाइनेंशियल मार्केट में जाती है। अभी समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट है क्या, पर हाँ इंट्रोडक्शन तो हो गया कि हाँ डेट उठाने, इक्विटी उठाने वो कहां जा रही है? फाइनेंशियल मार्केट में। This chapter provides a brief description of the mechanism through which finances are mobilized by a business. Mobilized मतलब move हो रहे हैं,
फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर रिसोर्स। जब एक बिजनेस का यार मेन काम बताऊं क्या होता है, उसके पास फॉर एग्जांपल पैसा आ गया, अब उस पैसे को वो कहां इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से रिसोर्सेज में लगा रहा है, कौन से मैन पावर इकट्ठी कर रहा है, कौन से प्रोडक्शन फैसिलिटी कर रहा है, ये सब करते हुए उसे ध्यान रखना है जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है वो बेस्ट हो, जो भी वो सेल कर रहा है वो बेस्ट हो, उसको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बचना चाहिए। सारा का सारा बिजनेस का काम यही होता है। अब ये बोल रहे हैं फाइनेंशियल, ये पूरे के पूरे चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे एक फर्म के रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी या मनी के इक्विवेलेंट जो भी तुम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, ये सारे के सारे कैसे मोबिलाइज होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैसे मूव करते हैं। भैया फंडिंग कहां से उठानी है, पैसे उठाए कहां से, पैसे इन्वेस्ट कैसे करें। तो मोबिलाइज का मतलब मूव करना बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब हमने बताऊं क्या पढ़ा था, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि भैया लॉन्ग टर्म एसेट के लिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, सिमिलरली फिक्स्ड एसेट के लिए फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। ये सारा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमें दोनों को ही बैलेंस करके चलना है, ये बोल रहा है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बोलता है कि एक बिजनेस में, एक बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम का यहाँ पे मतलब है ही द बिजनेस इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, द बिजनेस इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव that consists of two main things, it consists of two main things सर। सबसे पहला है हाउस होल्ड्स, यहां पे दो यूनिट है, इनको अगर समझ लिया तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, ध्यान से समझना। दो यूनिट्स हैं, सबसे पहला है हाउस होल्ड्स। अब हाउस होल्ड्स के पास है भैया अपार पैसा, पैसा बहुत, इसके आगे लिख लो हाउस होल्ड्स पैसा बहुत। ऐसे ऐसे लगता है ना जब भी दोस्तों से मिलते हो पैसा बहुत, तो हाउस होल्ड क्या है, पैसा बहुत। इन शॉर्ट हाउस होल्ड सेव करता है, हाउस होल्ड विच सेव्स फंड्स। और दूसरा क्या है सर, दूसरा है यहां पे, दूसरा है आपका फर्म्स। फर्म्स क्या करती है सर, फर्म्स है भिखारी, पैसा दे दो पैसा, अरे पैसा दे दो यार पैसा दे दो। उस फर्म्स कहती है भैया हमें तो पैसा चाहिए, फर्म्स कहती है भैया पैसा चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है। तुम्हें ये लगता है कोई भी स्टार्टअप, कोई भी नया बिजनेस फ्लरिश ऐसे नहीं कर लेता कि हाँ अपने पैसों से जमा लिया। ऐसे बहुत कम स्टार्टअप्स हैं, ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो अपने लेवल पे, मतलब मैंने खुद सेल करना शुरू किया, उसको मैंने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट किया बिजनेस में, ऐसे करते करते मेरा बिजनेस ग्रो हो गया। सहारा एक कंपनी है ऐसी, सिमिलरली एक उत्कर्ष क्लासेस करके हैं, ये दोनों ऐसी जरूर कंपनीज है जिन्होंने फंडिंग नहीं उठा रखी। बट अगर आपको ग्रो करना है, आपको और इन्वेस्टर्स अपने बिजनेस में लाने पड़ते हैं, उनको आप प्रॉफिट शेयर देते हो, उनको आप कंपनी के शेयर्स बेच देते हो और कहते हो ठीक है सर आप हमें कैपिटल ले आओ। तो फर्म्स क्या है, भूखे हैं भाई, पैसे के भूखे हैं भाई, भिखारी हैं, जल्दी से हमारे पास पैसा खत्म हो गया, नया इन्वेस्टर कोई आ रहा है क्या हमें पैसे देने। फर्म्स पूछते हैं इज एनी न्यू इन्वेस्टर कमिंग, वो कहोगे हाँ भाई न्यू इन्वेस्टर कौन है। इन्वेस्टर इस केस में हाउस होल्ड है, पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है अपना मनी फर्म्स में, क्योंकि फर्म्स ने तो भीख मांग रखी है। फर्म्स आगे जो पैसा हाउस होल्ड से आया उसको भी दोबारा इन्वेस्ट ही करने वाली है। फर्म्स ये नहीं कहती ओनर्स को दे दो, फर्म्स कहती है मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, नया मशीनरी खरीदो, नया ह्यूमन रिसोर्सेज नए ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट करो, नई जगह लोकेशन में अपना एक नया ऑफिस खोलो, अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाओ, एक नई फैक्ट्री खोलो। तो फर्म्स करती हैं इन्वेस्ट, किसका पैसा, फर्म का पैसा। फर्म जो जिसके पास एक्सेस अमाउंट है, सॉरी हाउस होल्ड, फर्म कर, दोबारा करते हैं एक बार इसको, फर्म करती है इन्वेस्ट, किसका पैसा इन्वेस्ट करती है, हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड कौन है, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, एक्सेस में पैसा है, जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं उससे भी ज्यादा पैसा है, तो वो अपने पैसे को सेव करती है स्लैश इन्वेस्ट भी करती है। इन शॉर्ट हाउस होल्ड यहां पे कर रही है सेव, और फर्म उनके ही पैसे को कर रही है इन्वेस्ट किसी ना किसी ऑप्टिमम रिसोर्स में, या उनके किसी भी रिसोर्स में, या किसी भी रिसोर्स एलोकेशन कर रही है। हमारा रिसोर्स एलोकेशन का काम फर्म्स का होता है, हाउस होल्ड का काम यहाँ पे सेव करना, राइट। ये हमने भैया बात समझ ली। मूव ऑन कर रहे हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, हमने हाउस होल्ड पढ़ा, फर्म पढ़ा, दो कंपोनेंट पढ़ लिए। अब इसमें हाउस होल्ड का क्या, अब इसमें फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है। इट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। मोबिलाइजिंग फंड्स मतलब मूव हो रहे हैं। सेवर्स कौन से, हाउस होल्ड। इन्वेस्टर्स कौन है, फर्म्स। सेवर्स से इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, फिर इन्वेस्टर्स अपने फंड्स किसी ना किसी और रिसोर्स में, किसी ना किसी और रिसोर्स में दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो ये क्या है, मोबिलाइजिंग। सेवर से इन्वेस्टर्स पे गया, इन्वेस्टर से किसी रिसोर्स को खरीदने में गया, या रिसोर्स को हायर करने में गया, या रिसोर्स यूटिलाइजेशन में गया। तो ये क्या हो रहा है, मोबिलाइजिंग। सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स टू रिसोर्सेज, इसको ही तो बोलते हैं मोबिलाइजिंग, वन प्लेस टू अनदर, सेकंड प्लेस टू अनदर। समझ रहे हो? इट इन डूइंग सो इट फॉर्म्स व्हाट इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन। बताया ना, एलोकेट हो रहा है मनी, इसको बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन। जब भी आप मनी को ढंग की जगह एलोकेट करोगे, मान लो आपके पास 100 रुपए है, आपने कहा यार इन 100 रुपए से या तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, मूवी देखने चले जाऊं, या आप बोल सकते हो नहीं यार मैं 10 रुपए कर लेता हूँ सेव, 20 रुपए कर लेता हूँ चॉकलेट्स, 30 रुपए कर लेता हूँ मूवी, 30 रुपए कर लेता हूँ डोमिनोज का पिज्जा। लेट्स अज्यूम सस्ता है पिज्जा भैया, और जितना भी अमाउंट मेरे पास बचा भैया, 40 रुपए बचे मेरे पास अमाउंट, उसको मैं कर लेता हूं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट। तो ये क्या है, ये एलोकेटिव फंक्शन है। एलोकेट किया जा रहा है एक सर्टेन रिसोर्स, जो आपका मनी रिसोर्स है 100 रुपए, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट जगह एलोकेट कर रहे हो, इससे इसको बोला जाता है एलोकेटिव फंक्शन। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो इस केस में हाउस होल्ड्स कैन डिपॉजिट। अब देखो हाउस होल्ड्स के पास ना दो ऑप्शन होते हैं हमेशा। हाउस होल्ड सेव तो कर रहा है, उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि वो अपना पैसा बैंक में जमा करा दे और उसकी एफडी बनवा दे, जैसे हमारे घर वाले बहुत करते भी हैं कि भैया मैं तो गया बैंक के पास। Households can deposit their surplus funds with banks, who in turn could lend these funds to business firms. देख लो ध्यान से समझना, इसके बाद ये पूरा पूरा डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, पर इसको भी ध्यान से समझो। यहां पे हाउस होल्ड, चलो इस वाले पूरे के पूरे टॉपिक को यहीं से समझो। यहां पे हाउस होल्ड कहां गया हमारा, ये रहा। हाउस होल्ड के पास दो ऑप्शन है, इसको एक बार ऐसे कर लेता हूं। फाइनेंशियल मार्केट हमारी कैसे ऑपरेट कर रही है, हाउस होल्ड के पास यहां पे दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन वो हो गया बैंक के पास, बैंक को अपने उसने पैसे इन्वेस्ट कर दिए कि ठीक है सर आप मेरी एफडी बनवा दो। अब मैं एज अ हाउस होल्ड, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बैंक उसका कुछ भी करे, मेरे को तो अपना पैसा सेफ चाहिए, और बैंक अश्योरिटी दे रहा है हाँ आपका पैसा सेफ है, डू नॉट वरी। बैंक आगे क्या कर रहा है, बैंक आगे बिजनेस फर्म्स को लोन दे रहा है। वो कह रहा है कोई बात नहीं, बिजनेस फर्म्स भी तो किसके पास जाते हैं, लोन मांगने जा सकते हैं ना। तो बैंक कहता है बिजनेस फर्म्स को आप हमसे लोन ले लीजिए। अब इस केस में तुम पूछोगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बैंक कमा कैसे रहा है। अरे बैंक इसलिए कमा रहा है, जब हाउस होल्ड सेवर्स गए बैंक के पास तो बैंक ने कहा सर आपको मिलेगा 8% इंटरेस्ट रेट, आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड ने करे 100 रुपए जमा, तो सर एक साल बाद आपको 108 रुपए मिलेंगे। बट बिजनेस बैंक ने फर्म को, हमारी बिजनेस फर्म को लोन दे दिया 100 के 100 रुपए का, और बिजनेस फर्म से कहा सर आपको चुकाने पड़ेंगे 15% लोन, 15% लोन चुकाना पड़ेगा। तो यहां से बिजनेस फर्म बैंक को लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है 15%, 15 रुपए, और यहां से जो बैंक के पास 15 रुपए आए उसमें से 8 रुपए उसको देने पड़ेंगे। 8% ऑफ 100 कितना हुआ, 8 उसको देने पड़ेंगे, किसको, हाउस होल्ड सेवर्स को। तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो ऐसे बैंक्स अर्न करते हैं। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई पूछ ले कि बैंक्स अर्न कैसे करते हैं, बता देना ऐसे अर्न करते हैं। बैंक्स जिसको लेंड कर रहे हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, प्लस बैंक्स बैंक्स के अंदर किसी ने इन्वेस्ट किया है या बैंक्स के अंदर किसी ने अपना पैसा जमा किया है, उसको वो इंटरेस्ट देते तो हैं बट कंपैरेटिवली कम देते हैं, वर्सेस जितना वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जितना वो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कम है। तभी तो यार इसका बीच का जो गैप है 15 माइनस 8 क्या है, जो बीच का गैप है 7, जो 7 रुपीज है वो बैंक का प्रॉफिट हुआ। बैंक ऐसे कमाते हैं। तो भैया हाउस होल्ड सेवर्स के पास हम बात कर रहे थे, एक ऑप्शन है बैंक के पास गया, बैंक ने फर्म्स को लोन दे दिया, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है सर, सेकंड ऑप्शन है कि हाउस होल्ड्स कैन बाय शेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरे पूरे चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। देखो यार बैंक वाली बात हो गई खत्म, बैंक तो आपने मनी एंड बैंकिंग क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग पढ़ा है, बिल्कुल सेम फंडा है कि भैया हाँ लोन दे दिया ऐसे हो गया, बैंक ऐसे कमाता है, समझ आ गई। इस पूरे पूरे चैप्टर में हम बैंक्स की मेजरली बात नहीं करने वाले, हम तो सेकंड पॉइंट की बात करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि सर हाउस होल्ड्स कैन बाय द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफर्ड बाय बिजनेस यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। हमने ये वाली साइकिल तो पढ़ ली, ये वाली की पूरी साइकिल तो पढ़ ली कि भाई यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है। अरे पर एक ये वाला भी तो ऑप्शन है, तो इसको पढ़ लेते हैं। एक ये वाले भी तो ऑप्शन है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो सर यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अब यहां पे हम आते हैं, हाउस होल्ड्स क्या कर सकते हैं, उनको तो कहीं ना कहीं सेव करना है, चाहे वो बैंक में सेव करे या वो अपने पैसे को किसी कंपनी का शेयर खरीदने में, किसी कंपनी का शेयर्स खरीदने में स्लैश डिबेंचर्स खरीदने में। अभी पढ़ेंगे ये सब क्या है, अभी आप करो कि शेयर्स खरीदने में या डिबेंचर्स खरीदने में लगा सकते हैं। तुमने पढ़ा होगा ना स्टॉक मार्केट,
स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, तुम उस शेयर्स के मालिक बन जाते हो आफ्टर पेइंग अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट। ये जो भी उस शेयर प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है 700 रुपए, तुमने 700 रुपए दिए, तुम रिलायंस के एक शेयर के मालिक हो गए। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल दिया वो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है। हाउस होल्ड सीधा फॉर्म्स के पास नहीं जा सकती, अरे फॉर्म तो बहुत बिजी है यार, वो कोई एक एक हाउस होल्ड की तरफ थोड़ा जा रहे हैं, वो तो मार्केट में अपनी शेयर्स रख देते हैं कि सर जिसको खरीदना खरीद लो। हाउस होल्ड भी सीधा फॉर्म के पास नहीं जाने वाले यार, फॉर्म अभी अवेलेबल है, फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है, तो नहीं, एक मार्केट क्रिएट कर दी जहां पे हाउस होल्ड जा सकता है। मार्केट पे गया, मार्केट में पता लगा कि भैया 100 शेयर मिल रहे हैं रिलायंस के एट 700 पर शेयर, तो हाउस होल्ड पूछता है कि हाँ मेरे को खरीदने, ठीक है सर मेरे को 100 तो नहीं खरीदने, मेरे को 50 खरीदने, तो हाँ मार्केट में आप 50 शेयर खरीद सकते हो, मार्केट में वो 50 शेयर आप खरीद सकते हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है बहुत बार। फॉर एग्जांपल आप हाउस होल्ड सेवर हो, आप गए फाइनेंशियल मार्केट में, यहां पे ऑलरेडी किसी के पास 100 शेयर थे रिलायंस के और वो बेचना चाह रहा है। जब वो बेचना चाह रहा है और आप खरीदना चाह रहे हो, तो वो आपस में ही आपने ट्रांजैक्शन कर ली, इसका तो कोई रोल ही नहीं आया। रियलिटी ये है जो पैसा जा रहा है वो जा तो इसी के पास रहा है, वो अटका वो तो बिजनेस फॉर्म के पास ही है, पर उसको 100 रुपए जिसको बेचना था, जिसको 100 शेयर बेचने थे उसको बेचना था, उन्होंने कहा भाई मेरे को शेयर नहीं रखने कंपनी के, मैं तो ये बेच रहा हूं। सिमिलरली 100 शेयर उसे बेच दिए, तुम्हें जरूरत थी तुमने खरीद लिए 100 शेयर्स। तो यार यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट करती है कि जो भी बायर और सेलर्स ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स होंगे एक फर्म के, एक हाउस होल्ड सेविंग के, एक हाउस होल्ड सेवर के, तो वो सारे के सारे कहां मीट करेंगे, वो मीट करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में। आई एम श्योर ये बात पूरी पूरी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से फंक्शंस है, जे जो हमने पूरा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा, मैं गारंटी आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा कर जाना, आपको मजा आएगा। आप रट के तो जाओ, वो तो आपको एट द एंड ऑफ द डे करना पड़ेगा, मैं बात आपको बता रहा हूं, आपको रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सर के ऊपर से कुछ नहीं जाने वाला, इसको एक बार समझो। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, चार फंक्शन है, जल्दी जल्दी करेंगे। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, बताया मोबिलाइज कर रहा है सेविंग को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा है, फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा है, ये क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। बहुत बढ़िया लिखा होगा, तो कहा होगा भाई, एग्जामिनर कहेगा ये क्या बनता है भाई साहब, इसको तो मार्क्स दे दो। तो यार कुछ नहीं है, यहाँ पे हम सेविंग्स को मूव कर रहे हैं। सेविंग्स हाउस होल्ड कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, या तो बैंक्स के पास जाता है या फाइनेंशियल मार्केट के पास जाता है, पर वो कर क्या रहा है एट द एंड ऑफ द डे, वो ऐसा कर क्यों रहा है, ही और शी हाउसहोल्ड, इट इज चैनलाइजिंग हिज सेविंग्स, हिज रिसोर्सेज, हिज मनी इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, कि भाई हाउसहोल्ड को एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आना चाहिए। सिमिलरली जब फर्म्स के पास फंड्स आते हैं, फर्म्स के पास पैसा आता है, फर्म्स भी क्या करते हैं, किसी ना किसी रिसोर्स में, एलोकेटिव फंक्शन पढ़ा था ना, किसी ना किसी रिसोर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज दे वांट टू चैनल, कि वो अपना मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाना चाहते हैं। मल्टीपल स्ट्रीम्स की मतलब चैनल, मतलब यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दिया हमने, 4 जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया और हमें चारों जगह से अच्छा रिटर्न आ रहा है, चैनलाइजिंग का मतलब ये है। सेकंड पॉइंट, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवर, यहाँ पे ये बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी होना चाहिए। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का मतलब जब भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, वो एक प्राइस डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि आपका हमेशा डिमांड, जो भी आपका प्राइस डिटरमाइन होता है, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से होता है। तो मार्केट वो ऐसी प्लेस है जहां मेरी डिमांड है 100 शेयर्स की, जो हमारा एग्जांपल था। सिमिलरली एक कोई सेल करना चाह रहा है 100 शेयर्स, तो हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि हाँ यार इतना प्राइस होना चाहिए। तो मार्केट आपका, फाइनेंशियल मार्केट इन पर्टिकुलर, इट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी जस्ट बिकॉज वहां पे डिमांड भी है, वहां पे सप्लाई भी है। अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, इसका मतलब प्राइस बढ़ सकता है शेयर्स का। सिमिलरली डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, सिमिलरली आपका प्राइस क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो प्राइस डिस्कवरी फैसिलिटेट करता है। प्राइस डिस्कवरी हमेशा डिमांड और सप्लाई से होती है, और डिमांड और सप्लाई तो मार्केट का बेसिक फंक्शन है। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, बहुत बढ़िया। लिक्विडिटी का मतलब जब भी आप चाहो तब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जब भी आप चाहो अपने इन्वेस्टमेंट बेच के दोबारा उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी का मतलब कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कितनी जल्दी आप एक और ट्रांजैक्शन कर सकते हो उसी सेम मटेरियल से, उसी सेम इंस्ट्रूमेंट से। तो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब जो भी आपने या डेट या शेयर्स खरीदे होंगे या डिबेंचर्स खरीदे होंगे, उनको आप क्विक टाइम बेच सकते हो, कुछ क्विक टाइम में बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, ताकि आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन हो। इसका मतलब ये है। लास्ट, reduce the cost of transactions,
मार्केट का काम क्या होता है? मार्केट का काम होता है बायर्स और सेलर्स को एक जगह लेके आना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना बायर्स तक, सेलर्स तक भी कि हाँ यार ये बायर ऑथेंटिक है, आपके पैसे मारेगा नहीं, और बायर्स को क्या नोटिफिकेशन पहुंचा रहा है हाँ यार ये कंपनी लेजिटिमेट है। फाइनेंशियल मार्केट की जब हम बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये कंपनी आ रही है अपने शेयर्स बेचने। अब मार्केट का काम ये होता है ट्रू, रेलेवेंट एंड बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचाना बायर्स को भी सेलर्स को भी। तो इस केस में यार आपकी जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट होती है, कॉस्ट का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता, कॉस्ट का मतलब यहां पे होता है एफर्ट। आपका जो एफर्ट है कि भाई ये लेजिटिमेट तो है कंपनी, वो हट जाता है। हाँ हमें पता है फाइनेंशियल मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऑथेंटिक है और अच्छी कंपनी से ही बेचे जा रहे हैं, कंपनी फ्रॉड नहीं है। इनफैक्ट बायर्स भी जो लेने आ रहे हैं वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा का सारा रजिस्टर्ड है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है भैया वो व्हाइट के पैसे में हो रही है, बैंक से हो रही है, एफर्ट आपका बचता है, सिमिलरली टाइम आपका बचता है। और इन सब के केसेस में यार बोलते हैं ना टाइम इज मनी, तो आपका मनी भी बच जाता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बचती है, क्योंकि एक मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो यार हमारे लिए कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालना बहुत डिफिकल्टी हो जाता। कंपनीज मार्केट के अंदर अपने खुद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, क्योंकि यार इन्वेस्टर्स उसके पास, इन शॉर्ट हाउस होल्ड उसके पास अट्रैक्ट हो और हाउस होल्ड उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, उनके कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो ये सारा का सारा फाइनेंशियल मार्केट के रूल्स है। आई एम श्योर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझा क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर का बेस है, ये पूरे के पूरे चैप्टर के बेस पे ही आपका सारा का सारा चार्ट दे रखा है। प्लीज इसको एक बार पढ़ना, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट सर, फाइनेंशियल मार्केट्स ना दो तरह की होती हैं, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ट्रेड हो रहे हैं जिनको विद इन लेस देन ऑफ 1 ईयर में आप लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स विद अ मैच्योरिटी, जो वो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं, सॉरी दोबारा बोलते हैं, मनी मार्केट वो है जिनको आप इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योर कर सकते हो। दोबारा बोलते हैं एक बार इसको। तो मनी मार्केट वो है जिसके इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योर हो जाते हैं विद इन अ ईयर, या तुम ये बोल सकते हो मैच्योर होने का यहां पे क्या मतलब है, सोल्ड अगेन और लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल तुमने लोन लिया है और तुम्हें वो लोन तुमसे किसी इंसान ने लोन लिया और तुम्हें बोल दिया कि मैं आपका लोन चुका दूंगा विद इन 1 ईयर। तो तुम्हारा लोन, तुमने जिसको लोन दिया रखा है वो मैच्योर हो रहा है विद इन 1 ईयर, इसका मतलब दोबारा सोल्ड हो रहा है, मतलब पे बैक हो रहा है, या लिक्विडिटी तुम्हारी मेंटेन हो रही है। इस केस में आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में, सारे के सारे लेस देन 1 ईयर के अंदर दोबारा ट्रेड हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट्स विद लॉन्गर मैच्योरिटी आर ट्रेडेड। यहां पे कैपिटल मार्केट में लॉन्गर मैच्योरिटी में आप ट्रेड करते हो। सिमिलरली कैपिटल मार्केट के दो और चीजें होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में डेट इक्विटी होता है, सिमिलरली यहां भी सेकेंडरी मार्केट में भी डेट इक्विटी होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का हमारा पूरा का पूरा रोल है भैया, यहाँ पे मैंने बना दी लाइन, आज हम मनी मार्केट पूरा कंप्लीट कर देंगे। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर दोस इंस्ट्रूमेंट्स विद मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर विच आर ट्रेडेड इन द मार्केट। कौन सी मार्केट में, मनी मार्केट में, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड बिल्स, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर हम स्टार्ट करने हैं। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट पढ़ते हैं पहले, तो उसके बाद पढ़ेंगे भाई कमर्शियल पेपर क्या है, सिमिलरली आपका पढ़ने वाले ट्रेजरी बिल क्या है, ये सारा का सारा पढ़ेंगे। 2 सेकंड्स का, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, ज्यादा नहीं। पहले फीचर्स ऑफ मनी मार्केट पढ़ेंगे, इसको एक बार आप पढ़ लो, एक बार मैं पानी पी लेता हूं। सबसे पहला तो रीजन ये होना चाहिए आपका, माइक ऑन है, माइक ऑन है, यस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बेसिक डिफरेंस ये है मैच्योरिटी पीरियड का। मनी मार्केट में लेस देन 1 ईयर है और कैपिटल मार्केट में कंपैरेटिवली लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होते हैं।
अब मनी मार्केट के थोड़े फंक्शंस पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, उसको आप ज्यादा समझना, रटने वाली ज्यादा बात नहीं है। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स यहाँ पे ट्रेड हो रहे होते हैं, which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year, 1 year or less, ये इसको आप यहाँ लिख दो, is equal to, less than is equal to 1, less than is equal to 1, वो monetary assets ट्रेड हो रहे हैं जिनकी मैच्योरिटी लेस देन इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी का मतलब बहुत जल्दी मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका लिक्विडिटी लेवल बहुत हाई होता है, लिक्विडिटी बहुत हाई, लिक्विडिटी हाई या लिक्विडिटी का मतलब बताऊं क्या है बेसिकली, कि आपके पास जो इन हैंड कैश है, अब यहाँ पे डेबिट कार्ड भी हाईली लिक्विड है क्योंकि आप डेबिट कार्ड से मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जहां भी आप गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन इंस्टेंट कर सकते हो, उसको ही हम जिस इंस्ट्रूमेंट से भी आप कर रहे हो उसको हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी इज हाई। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी का मतलब बहुत ही जल्दी मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट जो हम पढ़ते हैं अकाउंट्स में। थर्ड, लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड आर इशूड, वो हाईली लिक्विड वाला हमने सेम पॉइंट पढ़ लिया। अब लो रिस्क क्यों है भैया, लो रिस्क क्यों है, क्योंकि लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर में हमारा जल्दी से जल्दी वो मैच्योर हो रहे हैं, रिस्क ज्यादा इनमें नहीं है। रिस्क ज्यादा क्यों नहीं है, रिस्क ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि यार अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का मतलब है इसके अगेंस्ट में हमें कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ा। अनसिक्योर्ड हमेशा याद रखना होता है, हमें इसके केस में कोई भी कोलैटरल नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए अनसिक्योर्ड है, इसलिए इसमें रिस्क भी कम है, कंपैरेटिवली जो अमाउंट के लिए इशू होते हैं वो भी कम है, मैच्योरिटी पीरियड कम है, इसलिए हम तुम बोल सकते हो रिस्क भी कम है। एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर के पीरियड में ट्रेड हो रहे हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है कि यार ये लोन के फॉर्म में है, डेट मतलब मैं चुका दूंगा, लोन मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कोई ना कोई प्रॉमिस कर दिया तुम्हें कि मैं तुम्हें लोन चुका दूंगा, तो वो क्या हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है लेन देन में जब भी हो रही है तो उधारी हो रही है। यहां पे तुम एक और बात लिख सकते हो, ये क्रेडिट है, क्रेडिट के केसेस में यूज हो रहे हैं। मैं गया किसी शॉप के पास, मैंने कहा सर आप मेरे को गुड्स दे दो, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं आपको 10 दिन बाद दे दूंगा, आई प्रॉमिस यू। तो भैया उसने मेरे को एक बिल फाड़ के दे दिया। अब बात करेंगे वो बिल क्या होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो भी वो मेरे को दे रहा है ना बिल, वो मेरा क्या बन चुका है, डेट इंस्ट्रूमेंट, कि मेरे पास हाँ एक ऑब्लिगेशन आ गया, ये डेट मेरे को चुकाना ही चुकाना है, मेरे पास एक लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, एज अ बायर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो इसको इसलिए बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट, राइट। और लास्ट, मेजर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। अब यार इसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स है आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कमर्शियल बैंक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, इसको पढ़ लिया तो उसके आगे की सारे के सारे इजी हो जाएंगे। कमर्शियल बैंक ऑन ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है, आपको छोड़ के नहीं जाना है, दोनों के हाई चांसेस हैं आपके पास आ रहा होगा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में। कमर्शियल पेपर प्लस ट्रेजरी बिल्स। सबसे पहला शॉर्ट टर्म, पहली बात क्या है, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, दीज आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट। पहली बात तो शॉर्ट टर्म है क्योंकि मनी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अनसिक्योर्ड, इसके आगे कोई कोलेटरल नहीं लगती है, कमर्शियल पेपर ऐसे ही इशू हो जाते हैं विदाउट कीपिंग एनी कोलेटरल्स। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट का यहाँ पे क्या मतलब होता है, प्रोमिसरी नोट का मतलब ये है, मैं गया किसी दुकान पे, मैं सब बायर हूं, मैं सेलर के पास गया, मैंने कहा मेरे पास यार अभी पैसे नहीं है पर आप मेरे को गुड्स भेज दो। तो सेलर ने कहा ठीक है सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, अभी आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पर आप मेरे से प्रॉमिस करो कि हाँ आप दे दोगे पैसे। तो यस, मैंने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया, प्रॉमिसरी नोट बनाया किसने, सेलर ने, मैंने वो प्रॉमिसरी नोट साइन किया कि हाँ सर मैं आपने साइन कर रहा हूं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, बहुत बढ़िया, ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट मतलब अब वो जो मेरे पास बिल आया है, जो मेरे पास पेपर में उसने लिख के दिया है मेरे को कि हाँ आई प्रॉमिस, उसके ऊपर मैंने साइन कर दिया है, अब वो ट्रांसफरेबल है। अब सेलर भाई साहब जा सकते हैं बैंक के पास, बोल सकते हैं देखो सर इसने प्रॉमिस कर रखा है, अब आप एक काम करो बैंक, आप खुद मेरे बायर से, जो बायर आया था मेरे पास, गोकुल जी आए थे, उनसे आप खुद पैसे ले लेना, मेरे लिए तो अभी आप पैसे निकाल दो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, कि ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और दूसरे पर्सन उससे लायबिलिटी चार्ज कर सकता है। लीगल, इसका ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट का मतलब ये है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एनआई लिख देते हैं इसको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब लीगल ट्रांसफर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लीगली ट्रांसफर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा नाम गोकुल है, मैं गया साहिल के पास। साहिल कौन है? सेलर। मैं कौन हूं? बायर। मैंने 1000 रुपए की चीज दी और मैंने प्रॉमिस कर दिया, हाँ जी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 10 दिन बाद मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तो साहिल साहब ने 10,000 प्लस कुछ अमाउंट, मतलब इसके ऊपर 20 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर लिया होगा। हाँ यार 1020 दे दियो, क्योंकि यार 10 दिन का इंटरेस्ट कुछ चार्ज कर लेते हैं देर से, तो 1020 रुपए दे दियो। ठीक है, मैंने कहा ओके 10 दिन का मेरे को टाइम दो, मैं आपको 1020 रुपए दे दूंगा। गुड्स मैंने कितने के परचेस किए? 1000 रुपए के। दिया मैंने कितना? 1020 रुपए। दिया मैंने कितना? 1020 का प्रॉमिसरी नोट साइन कर दिया भैया, पीएम लिख रहे हैं, पीएन लिख रहे हैं यहाँ पे। 2020 का प्रॉमिसरी नोट साइन किया, 1000 रुपए के मैंने गुड्स खरीदे, 20 रुपए मेरा 10 दिन का इंटरेस्ट है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। प्रॉमिसरी नोट मैंने साइन कर दिया। अब साहिल के पास दो ऑप्शन है, साहिल के पास दो ऑप्शन है कि यार वो ये, या तो वो ये कह दे ठीक है यार कोई बात नहीं 10 दिन बाद तू दे दियो, अदरवाइज साहिल जा सकता है बैंक के पास और वो बोल सकता है बैंक देखो गोकुल जी ने तो साइन कर दिया है 120 रुपए का प्रॉमिसरी नोट, तो आप ये अपने पास रख लो, मेरे को 1020 रुपए दे दो और बैंक अपने आप गोकुल जी से लेता रहेगा। इसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। तो ये जो प्रॉमिसरी नोट है यही तो कमर्शियल पेपर है। कमर्शियल पेपर मतलब अ पेपर दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट दैट कैन बी ट्रेडेड लीगली, तभी तो कमर्शियल लेवल नाम उसको क्या दे रखा है? कमर्शियल। ये मतलब है इसका। आई एम श्योर समझ आ गया होगा। सही है जी। डिलीवरी विद इन अ फिक्स्ड पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, इसकी यार एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होती है। ये तो हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा पढ़ने वाले हैं। इनकी एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होती है। मैच्योरिटी पीरियड 15 टू 1 ईयर, 15 डेज टू 1 ईयर के अंदर अंदर ये मैच्योर हो जाते हैं। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है भैया, 15 डेज टू 1 ईयर के बीच में ये आप पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जो भी आप प्रॉमिसरी नोट साइन कर रहे हो ना, वो 15 डेज टू 1 अंदर के अंदर अंदर आपको पैसा रिटर्न करना ही करना है। उससे ज्यादा आप रिटर्न नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप टाइम नहीं ले सकते पैसा देने के लिए। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, बिल्कुल सेम पार। सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, मतलब 1000 रुपए के गुड्स लिए 120 देख लो सर, 1020 के मैंने प्रॉमिसरी नोट साइन कर दिया, मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया, और रियलिटी में मैंने गुड्स कितने के खरीदे हैं? 1000 रुपए के। तो तुम बोल सकते हो सोल्ड एट डिस्काउंट, तो यहां रियलिटी में 1020 से 1000 रुपए का कितने का डिस्काउंट है? 20। पर रिडीम्ड एट पार मतलब जो प्रॉमिसरी नोट की वैल्यू है उसको ही लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे देनी पड़ेगी। मैंने गुड्स तो खरीदे थे एज अ बायर 1000 रुपए के, I was sold at discount. The promissory note amount was ₹1020। ये कमर्शियल पेपर का रियलिटी में अमाउंट है, उसको मेरे को सोल्ड किया गया, मैंने प्रॉमिस करा गया कि हाँ यार मैं 1020 रुपए दे दूंगा, बट रियलिटी में बायर ने गुड्स कितने के परचेस किए? सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के। तो वो जो 20 रुपए है उसका ही तो प्रॉफिट है। और रिडीम्ड एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर रिडीम किया जाएगा, उसको ही एट द एंड ऑफ द डे बायर को एट द एंड ऑफ द डे इतने पैसे देने ही देने हैं, राइट। द ओरिजिनल पर्पस इज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब ऐसा होता है कि यार इसका ओरिजिनल पर्पस होता है, एक रिटेलर गया होलसेलर के पास और वो बोलता है यार मेरा सीजन है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था, तो तू एक काम कर, मेरे को बेचना भी है, मैं तेरा उधार चुका दूंगा, तू मेरे को भी जल्दी से दे दे। तो हाँ होलसेलर रिटेलर को कहता है कोई बात नहीं कमर्शियल पेपर साइन कर अभी ले ले तू, तो इसके लिए होता है। For example, companies use this instrument for the purpose such as bridge financing, arrangement of funds to meet flotation cost। अब ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम ब्रिज फाइनेंसिंग करेंगे। पर्पस ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब ये है वी विल डू ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज का मतलब ये है जो भी पैसा शॉर्ट पड़ रहा है उसको इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पेपर तुम कंप्लीट कर लो। अब इसका मतलब क्या है? इसका छोटा सा मतलब यह है जब भी आप शेयर्स उठाते हो, जब भी आप अपना आईपीओ करते हो, एक कंपनी जब शेयर मार्केट में जाती है पैसा उठाने, तो वो कुछ कॉस्ट बियर करती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ कॉस्ट है। अब उस कॉस्ट को कवर करने के लिए उस कॉस्ट को कवर करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल करती है, और उस पेपर का जब वो इस्तेमाल कर रही हैं अपना फ्लोटेशन कॉस्ट कवर करने के लिए, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, राइट। इसी के साथ यार हमारा पूरा का पूरा कमर्शियल पेपर आज खत्म होता है। ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, खत्म। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
अब हम बात करने वाले हैं ट्रेजरी बिल्स की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ट्रेजरी बिल्स काफी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल पेपर हम करके आ चुके हैं, वीडियो नहीं देखी तो जाके एक बार देखना। अब हम करने वाले हैं ट्रेजरी बिल्स। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग इन लेस देन ईयर। कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरिंग का, शॉर्ट टर्म पैसा लिया जा रहा है, कोई हेवी अमाउंट नहीं लिया जा रहा, और शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर में मैच्योर हो जाएगा। कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रहा है। दीज आर आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, इनको यार जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। यार ये जीरो कूपन बॉन्ड्स है, मोस्टली गवर्नमेंट उठाती है, बट गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं उठाती। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करने के लिए? टू मीट इस शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, जो भी इनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स होती है, उसके लिए आप जीरो कूपन बॉन्ड स्लैश ट्रेजरी बिल्स इशू करते हो या उठाते हो। हाईली लिक्विड एंड हैव अश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। सर बहुत ज्यादा लिक्विड है, अगेन बताया था शॉर्ट टर्म जितने भी मनी मार्केट का मतलब क्या है कि भैया हाईली लिक्विड है, रिस्क कम है, हैव अश्योर्ड यील्ड का मतलब है इंटरेस्ट गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा, एंड नेग्लिजिबल रिस्क, यार जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है किसी भी चीज में उसका रिस्क जो होता है हमेशा वो कम होता है, तो उसकी जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत नेग्लिजिबल है, इन शॉर्ट बहुत कम है। अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल thereof। इसका मतलब ये है कि आपका यार जब भी इशू होगा 25,000 के मल्टीपल में ही इशू होगा। 25,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, सिमिलरली 1 लाख हो सकता है, 1L लिख देते हैं यहाँ पे, 2L लिख सकते हैं। 90,000 का नहीं हो सकता, 90,000 का नहीं हो सकता, क्योंकि वो 25,000 का मल्टीपल नहीं है। हमेशा ये जब भी ट्रेड होते हैं, जब भी इशू होते हैं, ये सारे के सारे 25,000 या उसके मल्टीपल, मिनिमम अमाउंट 25,000 तो है, या उसके मल्टीपल में ही इशू होते हैं, राइट। और लास्ट है इशूड एट अ प्राइस व्हिच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। सिमिलर एग्जांपल कि भैया 1 लाख का किया, देखो गुड्स तो मैंने खरीदे 96,000 के, गुड्स मैंने खरीदे 96,000 के, चाहिए मेरे को फंड्स 96,000, पर जो इशू हुआ वो हुआ 1 लाख का, जो फेस वैल्यू है वो है, जो फेस वैल्यू है ये है जी। तो इशूड एट अ प्राइस व्हिच इज लोअर, इशू करेंगे 96,000 के, बट जब रिडीम करे जाएंगे, जब पैसे फाइनल सेटलमेंट होगा, जब फाइनली मैच्योरिटी होगी, तो 1 लाख रुपए लिया जाएगा। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है भैया वही तो ट्रेजरी बिल जो भी इशू कर रहा है उसका प्रॉफिट है। तो यस 4,000 इसमें प्रॉफिट है। आई होप ट्रेजरी बिल आपको बुरा का बुरा समझ आ गया होगा, राइट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कॉल मनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। कॉल मनी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इंडिया में काफी काम आता है, इंडिया में काफी यूज होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, मनी मार्केट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर के पीरियड में मैच्योर होने वाला है। रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी आप डिमांड करोगे आपको अमाउंट रीपे हो जाएगी विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डेज। वाह जी वाह, 1 डे टू 15 डेज की मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब लेस देन ईयर तो बहुत बड़ी बात हो गई। 1 डे टू 15 डेज के अंदर 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 आपको रीपेमेंट हो जाएगी। इन शॉर्ट आपका कॉल मनी मैच्योर हो जाएगा। इसका एक बहुत बढ़िया इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन मतलब बहुत बड़ा यूज है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इट इज सोलली यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। अरे भैया ये क्या बात कर दी आपने, कॉल मनी इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन मतलब वन बैंक इज ट्रांजैक्टिंग, इज डीलिंग विद अनदर बैंक। अब ऐसा वो क्यों करते होंगे, ऐसा वो क्यों करते होंगे? देखो मनी एंड बैंकिंग, क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ, मनी एंड बैंकिंग में तुमने पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा तब भी सुनो। मनी एंड बैंकिंग में हमने पढ़ रखा है कि आरबीआई, ये पूरा का पूरा मनी एंड बैंकिंग का पार्ट है। आप आई एम श्योर जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे होगे या पढ़ चुके होगे, आप ये 100% कॉन्सेप्ट देखोगे। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंजेस द कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यार बोलता है कि तुम्हें कुछ सीआरआर, मतलब जो भी डिपॉजिट आए हैं बैंक के पास, एक कमर्शियल बैंक की यहाँ पे बात हो रही है, सेंट्रल बैंक की बात नहीं हो रही, कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, उनके पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उस डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज कैश रिजर्व रेशियो। तो यार वो कैश रिजर्व रेशियो वो कांस्टेंट नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जब टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, इट इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल टू बी गिवन एज लोन्स बाय द कमर्शियल बैंक। अब लेट्स से देखो एक अमाउंट होती है, इसमें ध्यान देखो, एक अमाउंट होती है, एक परसेंटेज होती है एलआरआर, जो सीआरआर प्लस एसएलआर होता है। अगर आपने मनी एंड बैंकिंग में मल्टीप्लाई नहीं पढ़ा तो पढ़ना, उसमें क्या है, आपके पास लेट्स से 10,000, बैंक कमर्शियल बैंक के पास 10,000 करोड़ डिपॉजिट आया। अब ये नहीं कि बैंक का पर्पस क्या है, बैंक काम क्या करता है, बैंक करता है सेवर से पैसा उठाया और आगे दे दिया किसको, बिजनेस फर्म्स को या जिसको भी लोन देना है। मेन काम बैंक्स का लोन देना होता है, किस पैसे से, जिस पैसे से हमने और आपने बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है।
कि हाँ यार बैंक हमारी एफडी बना लो, हम 1 साल बाद ले लेंगे, तो 1 साल के बीच में बैंक अपने पास ही रखा रहेगा वो पैसा, वो आगे लोन आउट कर देता है ताकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर। तो यार एलआरआर क्या होता है? एलआरआर एक कमर्शियल बैंक, एक आरबीआई का दिया हुआ ही एक मैंडेटरी रेशो है। फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ कमर्शियल बैंक के पास आए तो एलआरआर होगा 10%, कि भैया 10% इसमें से जो 10,000 अमाउंट है ना, इसमें से 10% साइड रखो, बाकी जो 90% ऑफ द अमाउंट है उसको आप लोन के फॉर्म में दे सकते हो पब्लिक को, बट 10% अपने पास रखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है अभी एलआरआर चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं वही बता रहा हूं आपको। तो एलआरआर चेंज होता रहता है, बोलो कि भाई 10% वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक को साइड में रखना है और वो ये 10% का लोन नहीं दे सकता। अब एलआरआर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सीआरआर प्लस एसएलआर। सीआरआर वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है, और एसएलआर वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। यहां पे लिख देता हूं मैं अपने पास। अब ऐसा हो सकता है कि भैया हमारा सीआरआर हो 6% और ये हो 4%, तो ये जो 6% ऑफ व्हाट, 6% ऑफ 10,000 करोड़ है, ये कमर्शियल बैंक को कंपल्सरी बता रहा हूं, इट इज मैंडेटरी फॉर कमर्शियल बैंक टू कीप 6% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन दैट बैंक विद आरबीआई। तो आरबीआई कुछ ना कुछ अमाउंट रख रहा है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट मतलब 90% वो लोन दे सकता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच, अब यार जो बैंक्स है उनका भी तो अमाउंट फ्लक्चुएट होते जा रहा है ना, कि भाई हाँ पहले हम इतना लोन दे सकते हैं, नहीं अब आरबीआई ने एकदम चेंज कर दिया, अब हम इतना लोन दे सकते हैं, तो वो चेंज होता रह रहा है। कॉल मनी क्या है? इट इज अ मेथड विच बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर, बैंक्स आपस में बोरो कर लेते हैं टू बी एबल टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। तो यार ये जो सीआरआर की हमने बात बोली ना, अब हमने बोल दिया आरबीआई को, सर हमारा जो टोटल डिपॉजिट आया वो आया 10,000 करोड़, ठीक है। अब आरबीआई कहेगा कोई बात नहीं, हमारा सीआरआर 6% है, आप हमें 6% कितना हुआ इसका, 6% हो गया 600 करोड़, आप सर हमें 600 करोड़ रुपए दे दो। अब आरबीआई को थोड़ा फर्क पड़ता है कि भैया वो अपने सही में डिपॉजिट से दे रहा हो या कहीं से दे रहा हो, तो भैया बैंक इस बात का एडवांटेज उठा लेता है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपको 600 करोड़ पे मिल जाएंगे, तो हम इंटर बैंक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, किसी और बैंक से उठा लेते हैं, तो इसको ही बोलते हैं कॉल मनी। ये एक मेथड है जिसमें यार बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, और ये करा किसी जाता है टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, राइट। आखिर में जो बैंक ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे लिख देते हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने पैसे लिए एक्सिस बैंक से। अब रियलिटी में जब वो एक्सिस बैंक को पैसे वापस करेगा तो पेमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट तो देगा ही, प्रिंसिपल तो देगा ही, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी तो देगा ना, प्रिंसिपल अमाउंट भी देगा प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी देगा। इसका मतलब जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स, रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक एक्सिस से क्या ले रहा है? लोन। इसको बोलते हैं कॉल मनी लोन। कॉल मनी लोन पे वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, इस इंटरेस्ट को बोलते हैं कॉल इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट के रेट को बोलते हैं कॉल रेट, इस इंटरेस्ट को रेट को बोलते हैं कॉल रेट। आई एम श्योर सारा का सारा समझ आ गया होगा कॉल मनी का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ यार हमारा कॉल मनी होता है खत्म, बहुत डिटेल में समझाया है, मनी एंड बैंकिंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड कर दिया, प्लीज इसको एक बार देख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है जी, सही है। फिर हम आ गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हमारा लास्ट टॉपिक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बैंक है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, छोटे छोटे ही। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या बोलता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या बोलते हैं देख लो, अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल, पहली बात तो अनसिक्योर्ड है, कोई कोलेटरल नहीं दे रखी, इसलिए अनसिक्योर्ड है। नेगोशिएबल, हाँ इसका प्राइस वेरी हो सकता है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इन बियरर फॉर्म इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है? ये कमर्शियल बैंक हमेशा इशू कर रहा है और ये बियरर फॉर्म में है। बियरर फॉर्म का मतलब है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये लीगली ट्रेड हो सकता है, issued to individuals, corporations and companies during periods of tight liquidity। समझ रहे हो कि भैया लिक्विडिटी बहुत कम है तो हमने इंडिविजुअल्स को इशू कर दिया है। सारा का सारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का सारा का सारा मतलब ये है, जब भी लिक्विडिटी हमारी टाइट होती है हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देते हैं। कौन इशू करता है सर? कमर्शियल बैंक इशू करता है, एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करनी है, इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट करनी है, जो भी कॉर्पोरेट कोई काम कर रहा है और उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो भैया वो जा सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास और बोल सकता है सर हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, प्लीज हमें लोन दीजिए, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उनको मिल जाता है। When the deposit growth of banks is slow but the demand for credit is high, ये तब भी यूज होता है जब यार डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक्स तो स्लो है बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज वेरी हाई। जब बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है ना क्रेडिट की, भैया हमें लोन दो लोन दो लोन दो, तो इसमें भी हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू हो रहा होता है। ये सारे के सारे मेजर्स थे, आपके एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
कौन इशू करता है हमने पढ़ लिया सर, कमर्शियल बैंक्स करते हैं एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसके लिए करते हैं, इंडिविजुअल्स कॉर्पोरेशंस, बट किस टाइम पे करते हैं, तो ये हो गया हु इशूज, फॉर हुम इट इज इशूड, एंड लास्ट क्या पर्पस है सर, वो पर्पस है जब बैंक्स का डिपॉजिट ग्रोथ इतना हाई नहीं होता, डिपॉजिट ग्रोथ इतना हाई नहीं है तो यार उन्हें पता है बंदों के पास पैसा ही नहीं है, इंसान पीपल नॉर्मल कंज्यूमर्स कस्टमर्स के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बैंक में आके इन्वेस्टमेंट करे, इसलिए तो इसका मतलब है कि उनको डिमांड फॉर क्रेडिट बहुत हाई है। डिमांड फॉर क्रेडिट किसकी हाई है, कस्टमर्स की, डिमांड फॉर क्रेडिट किसकी हाई है, कस्टमर्स की डिमांड फॉर क्रेडिट काफी हाई है, राइट, आई एम श्योर समझ आ गया होगा। चलो जी लास्ट, आज हम लास्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है कमर्शियल बिल। जस्ट अ सेकंड, शुरू करते हैं इसको। कमर्शियल बिल और जो हमने सबसे पहला पढ़ा था, आज का लास्ट टॉपिक, तो अब हम लास्ट इंस्ट्रूमेंट पे आ गए हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर ये दोनों हम चीजें पढ़ रहे हैं, दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। कमर्शियल पेपर याद आया जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट में, जो फर्स्ट टॉपिक है, और ये लास्ट है कमर्शियल बिल क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म है, नेगोशिएबल है, सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा, मनी मार्केट का पार्ट है तो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, लेस देन 1 ईयर के पीरियड में मैच्योर हो जाएगा। नेगोशिएबल, यस, इसका प्राइस टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, बायर और सेलर आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं इसका प्राइस। सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब हाईली कन्वर्टेबल, सेल्फ लिक्विडेटिंग मतलब हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड है, मैं समझाता हूं क्यों हाईली लिक्विड है, इसका मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देने वाला हूं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब भी गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड होते हैं, द बायर बिकम्स लायबल टू मेक द पेमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर। मैं गया एज अ बायर किसी सेलर के पास, मैंने कहा सर मेरे को दे दीजिए आप 10,000 के गुड्स, मैं आपको जो पैसा है ना वो ऑन अ लेटर डेट, ऑन अ स्पेसिफाइड डेट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब बायर बायर के पास, मेरे पास एक ऑब्लिगेशन होगी कि हाँ मेरे को कुछ ना कुछ पैसा देना है सेलर को फॉर द गुड्स दैट आई हैव परचेज्ड, परफेक्ट। अब जो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेलर के पास दो ऑप्शन है सर, या तो वो करेगा वेट, या वो कहेगा सर मैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज करूंगा। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो वेट कर ले, ओके इस स्पेसिफाइड डेट का, जिस भी स्पेसिफाइड डेट, लेट्स से 20th ऑफ दिसंबर को मैं आपका पैसा देने वाला हूं, या तो 20th ऑफ दिसंबर को जाएगा, वेट करेगा और 20th ऑफ दिसंबर को उसको पैसे मिल जाएंगे सेलर को। सेलर के पास एक बहुत बड़ा दूसरा ऑप्शन होता है, बहुत ही तगड़ा, और सेलर बहुत ज्यादा इसको यूज भी करते हैं, उसका याद है मेकिंग, उसका वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मेकिंग यूज, वो कौन सा वे आउट है, मेकिंग यूज ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसका क्या प्रोसेस है, द सेलर मींस, सेलर को बोलते हैं ड्रॉअर, अगर हम यहां पे वो पढ़ रहे हैं ना, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में यहां पे सेलर का मतलब है ड्रॉअर। इसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ड्रॉअर एक ड्रॉई, एक ड्रॉअर और एक ड्रॉई, ठीक है जी। ड्रॉअर ऑफ द गुड्स ड्रॉज द बिल, तो सेलर, यहां पे सेलर बिल ड्रॉ करता है एंड द बायर एक्सेप्ट्स इट, बायर एक्सेप्ट का मतलब यहां पे साइन कर देगा, कहेगा हाँ सर मैंने तो आपके पैसे देने हैं, आप बिल मेरे ऊपर उठा दो, मेरे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दो, मैं उसको साइन कर लूंगा, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। सेलर ड्रॉ करता है, हमेशा बायर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। On being accepted, the bill becomes a marketable instrument and is called a trade bill. अब जैसे ही बायर ने एक्सेप्ट करा, वो जो बिल है वो ट्रेडेबल, वो क्या बन गया है, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है और ट्रेड बिल बन चुका है। मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है वो मार्केट में बेचा जा सकता है, वो जो बिल है वो मार्केट में बेचा जा सकता है। आप कहोगे बिल मार्केट में बेचा जा सकता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है वही एग्जांपल जो हमने कमर्शियल पेपर में पढ़ा था सबसे पहले, बायर जब सेलर के पास गया और इनके बीच में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया किसने, सेलर ने, ड्रॉ एक्सेप्ट किसने किया, बायर ने। मतलब ये एक बायर ने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपको एट ऑन अ फ्यूचर डेट मैं आपको पैसे दूंगा ही दूंगा। जब प्रॉमिस कर दिया मतलब वो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब बायर का प्रॉमिस तो आ गया ना हमारे पास, ठीक है भाई बायर ने प्रॉमिस कर रहा है।
अब सेलर क्या करता है, सेलर जाता है बैंक के पास, सेलर जाता है बैंक के पास और वो बोलता है बैंक को, सर ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने ड्रॉ किया ना, इसको आप रख लो, इसके रिटर्न में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट है वो मुझे दे दो। तो बैंक कहेगा ठीक है 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हम आपको 9,900 रुपीज दे देते हैं, क्योंकि बैंक भी तो कुछ कमाएगा ना। तो बैंक 9,900 रुपए सेलर को दे देगा। सेलर को 9,900 क्यों लेने हैं, 10,000 लेने चाहिए ना उसको, तो वो इसलिए ले रहा है क्योंकि यार वो 20 दिसंबर की क्यों वेट करेगा, तो वो जो वेट का टाइम रिड्यूस हो रहा है उसका ही तो कॉस्ट है 100 रुपए। 100 रुपए कौन चार्ज कर रहा है, बैंक। अब बैंक ने दिए सेलर को 9,900 रुपए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास आ गया 10,000 रुपए का, और बैंक चला गया 20 दिसंबर को बायर के पास और कहा ठीक है सर लाओ पैसे लाओ। अब बायर को सेलर को नहीं देने, अब बायर को सिर्फ बैंक को देने हैं। ये ही सारा ट्रेड बिल का सारा मैकेनिज्म होता है। जब ट्रेड बिल, देखो व्हेन अ ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय अ कमर्शियल बैंक इट इज नोन एज अ कमर्शियल बिल। जब भी ट्रेड बिल, देखो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर ने ड्रॉ किया और एक बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद जो स्टेज है, इस स्टेज पे ट्रेड बिल है, बट जब सेलर उस ट्रेड बिल को बैंक के पास लेके गया तब वो, और बैंक ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तब वो बन गया कमर्शियल बिल। और फिर 20 दिसंबर को बैंक चला जाएगा बायर के पास, कहेगा भैया 10,000 रुपए लो। बैंक ने कमाया कितना, 100 रुपए। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसी के साथ यार आज हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक होता है खत्म। ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। पार्ट 1 हमारा फाइनेंशियल मार्केट का खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो कि यार यहाँ पे क्लास 12 है, इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस स्टडीज A to Z कवर हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत लंबा खिंचा सेशन, आई एग्री। इसके शॉर्ट पार्ट्स भी आपके पास 100% आ रहे होंगे। दुनिया के बेस्ट नोट्स और बिजनेस स्टडीज, आपके यार बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 के नोट्स भी आउट हो चुके हैं। बिजनेस स्टडीज बुक 1 चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फियोल और टेलर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं करा है तो प्लीज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का है, उस पर रजिस्टर करो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे। A to Z सारा का सारा सिलेबस, वीडियोस में हमने जितना भी कवर कर रखा है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PDF नोट्स सारे के सारे उस एप्लीकेशन में मिल रहे होंगे। यार दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 आपको वहां पे मिल जाएंगे। और कैसे नोटिफिकेशन आपको हमारी लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी। अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज जाके जरूर करना। लाइव क्विज़ेस आपको वहां पे मिल रहे होंगे, प्लस ऑल वीडियो लेक्चर्स। आप वहां पे लाइव क्विज़ेस भी अटेंड कर सकते हो, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस। सर जैसे हमने इससे पहले चैप्टर 9 के ऑलमोस्ट 8 to 9 पार्ट्स लिए थे, तो चैप्टर 9 खोला, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 टिल 9 पार्ट्स A to Z मटेरियल NCERT से हमने कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तो प्लीज जाके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। हैव अ ग्रेट डे, जल्दी मुलाकात होगी, बाय बाय।